ठीक है, आज 31 से आगे हमें जाना है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अगेन लीगल मैक्सिमम्स। तो अभी तक हमने इसमें 30 जो है कवर किए हैं। अब 31 से आगे हम जाएंगे आज इंशाल्लाह और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 31 जो है दैट इज रेशियो डिसिडेंडी है, मीनिंग द रीजन फॉर द डिसीजन। रेशियो डिसिडेंडी मीनिंग द रीजन फॉर द डिसीजन। Example, the ratio decidency of a case is the principle of law on which the decision is based। यानी जब भी कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द रीजन। क्योंकि जो हमारी जुडिशरी होती है, जो हमारे जजेस होते हैं, ये एक रीजनेबल क्लास माना जाता है। तो यहां पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें रीजन का एलिमेंट होता है। यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो लॉ में लिखा है हम उसी के मुताबिक डिसीजन देते हैं, बल्कि कभी कभी जजेस की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी मैटर करती है। तो इसलिए जजेस की डिसीजन मेकिंग पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि जज ने ऐसा फैसला क्यों दिया, जज ने उस पार्टी के फेवर में क्यों बोला, इस पार्टी के फेवर में क्यों बोला। क्योंकि लॉ का प्रिंसिपल है दैट द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द रीजन। कि जो डिसीजन आप दोगे वो रीजन की बेस पे होना चाहिए, वो अकल की बुनियाद पे होना चाहिए, वो मॉरलिटी और एथिक्स की बेस पे होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेशियो डिसिडेंटी। नंबर 32, ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा मीन्स थिंग्स सेड इन पासिंग। थिंग्स सेड इन पासिंग यानी जब पासिंग का मतलब होता है जजमेंट, जो जजमेंट पास की जाती है उसमें क्या बोला गया है। दैट मीन्स जो जज की स्टेटमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो बातें बोली जाती है, एक तो वो हमारे ऊपर एक लॉ बन जाता है, और अगर लॉ ना भी बने तब भी वो हमारे लिए एक गाइडेंस होता है। दैट मीन्स statements in a judgment that are not essential to the decision but offer guidance और obiter dicta। यानी जो जजमेंट की स्टेटमेंट होती है उसमें जो चीजें एसेंशियल नहीं होती है वो तो डिसीजन, वो तो हमारे ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन गाइडेंस पर्पज के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। यानी जो जज की जजमेंट की स्टेटमेंट होती है, जो जज का फैसला होता है, उसके अंदर जो बातें होती है चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो भी हमारे लिए एक गाइडेंस का इंपॉर्टेंट महत्व, हम उसकी रेफरेंस देते हैं बाद में। नंबर 33, एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। यानी गिल्ट या ब्लेम से फ्री हो जाना। दैट मीन्स a person who is acquitted in a criminal trial is exonerated। जो बंदा क्रिमिनल ट्रायल से छूट जाता है, यानी किसी बंदे को, किसी इंसान को पुलिस ने पकड़ा, उसके ऊपर केस चला, उसके ऊपर कोई ब्लेम आ गया, उसको किसी चीज के अंदर जो है मुलविस पाया गया, फिर उसके ऊपर जो है क्रिमिनल ट्रायल चलती है, कोर्ट के अंदर उसके ऊपर मुकदमा चलता है। और अगर उस मुकदमे के बाद उस जजमेंट आती है कि वो छूट गया, तो फिर हम उसको फ्री करते हैं फॉर ब्लेम से। अब उसको कोई नहीं बोलेगा कि तुम क्रिमिनल हो या तुम उसको कोई ब्लेम करेगा, क्योंकि एक्सोनरेशन होता है कि जो बंदा कोर्ट से छूट गया दैट मीन्स वो इनोसेंट है। लोकस स्टैंडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड इन अ कोर्ट। यानी मुकदमा करना, कोर्ट कब के अंदर केस ले जाना या केस लड़ना या कंप्लेंट करना, ये आपका राइट है। इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी। यानी आपका ये राइट होता है, बनता है कि आपकी बात कोर्ट सुने, आप कोर्ट में कोई मसला लेकर जाए। A person has locus standi if they have sufficient interest in the subject matter of the case। अगर किसी केस के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट वायलेट हो जाता है, तो आपको ये राइट है कि आप कोर्ट में वो केस ले जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज होती है कि एक तो वो कि अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो आप केस लड़ सकते हो। लेकिन अगर किसी दूसरे का राइट वायलेट हुआ है तो क्या आप उसके बदले भी कोर्ट में जा सकते हो? कोई बताएगा इसका आंसर? Yes, sir. As per public interest litigation। हाँ, PIL।
जो पीआईएल का कंसेप्ट है वो कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ये पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो वो भी लोकस स्टैंडी में आता है, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट भी आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो दैट मीन्स आपको जज नहीं बोलेगा कि भाई आपको क्या हो रहा है, ये तो दूसरे लोगों का मसला है, आप क्यों यहाँ पे आ गए। मिसाल के तौर पे कहीं पे पोल्यूशन का मसला है, कहीं पे कोई और वाटर का मसला है, तो अगर आप दूसरे के बदले जाओगे कोर्ट में केस करने, तो जज कहेगा वो पार्टी कहाँ है जिनको केस लड़ना था, आप बीच में क्यों आ गए। लेकिन वो आपको नहीं बोल सकते क्योंकि पीआईएल का कंसेप्ट है। अदरवाइज लोकस स्टैंडी होता है कि जहां पर आपका इंटरेस्ट होगा आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन वहां पर जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो पीआईएल में आता है। इसी तरह 35 है डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीनिंग द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स, यानी जो लॉ है वो इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो आपकी छोटी छोटी बातों को, आपके छोटे छोटे मसाइल को भी देखे। कोर्ट को कोई और काम नहीं है, मतलब ये कि वही केस कोर्ट में जाएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कोई मेजर डिस्प्यूट होगा, जिसमें किसी का राइट वायलेट होता हो। खामखा कोर्ट का टाइम जाया करना ठीक नहीं होता। इसलिए कोर्ट्स में नॉट एंटरटेन माइनर डिस्प्यूट्स दैट आर टू इनसिग्निफिकेंट टू वारंट जुडिशियल इंटरवेंशन। यानी कोर्ट ऐसे केसों को एंटरटेन नहीं करता जो माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं और जिसमें कोई जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई मामूली सा छोटा सा मसला है जिसके लिए कोर्ट का टाइम आपको जाया नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करता। फिर तो कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी केसेस का भंडार लगा है, फिर तो वहां कभी तारीख मिलेगी ही नहीं। इसलिए ये डिमिनिमस नॉन क्यूरेट का मतलब होता है कि द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द ट्रिफल्स। जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, जो कोई बड़ा मसला नहीं होता और जिसमें कोई जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। अच्छा, नंबर 36 एक्टा एस्ट फेबुला। एक्टा एस्ट फेबुला मीनिंग द प्ले इज ओवर, लीगल एक्शन हैज कंक्लूडेड। यानी एक्टस एस्टा फेबुला का मतलब है कि जो ड्रामा है वो खत्म हो गया, मतलब जो लीगल एक्शन है, जो कोर्ट का मसला था, मुकदमा था, वो ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो चुका है। मतलब उसका क्या हुआ, व्हेन अ केस इज फाइनली डिसमिस्ड इट कांट बी सेड दैट द एक्टा एस्ट फेबुला। इसको हम बोलते हैं एक्टा एस्ट फेबुला, यानी जब कोई केस डिसमिस हो जाता है, फाइनली जज उसको डिसमिस कर देता है, तो फिर समझो कि वो मसला खत्म हो गया, एक्ट इज प्लेड। अब उस पर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अब आप दोबारा जज से कहोगे नहीं मेरा केस सुनिए, जब केस डिसमिस हो गया, तो दैट मीन्स जुडिशरी को ये पावर होता है कि वो दोबारा फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। नंबर 37 कंसुडेल्डम एग्रीमेंट टू द सेम थिंग। एग्रीमेंट टू द सेम थिंग यानी एक ही चीज के ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कंट्रैक्ट लॉ, इन अ कंट्रैक्ट लॉ बोथ पार्टीज हैव अ कंसुडेनियम टू फॉर्म ए वैलिड कंट्रैक्ट। यानी जब कोई लॉ, कंट्रैक्ट लॉ में ये कानून है कि जो दोनों पार्टियां हैं उनको एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट साइन करेंगे वो सेम होना चाहिए। यानी उसमें उनको ये पूरी अथॉरिटी होती है कि वो वैलिड कंट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें एग्रीमेंट टू द सेम थिंग, एक ही चीज के ऊपर एग्रीमेंट होगा। नंबर 38 इंड्यूबो प्रूरियो। इंड्यूबो प्रूरियो मीनिंग इन केस ऑफ डाउट फेवर द एक्यूज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंड्यूबो प्रूरियो, इन केस ऑफ डाउट फेवर द एक्यूज्ड। अगर डाउट हो, जुडिशरी में एक कानून है, लॉ में एक कानून बनाया गया है जजेस के लिए, एक लीगल मैक्सिमम है कि अगर आपको कोई डाउट होगा, केस के दौरान सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी और आप डाउट में रहोगे कि हु इज गिल्टी और हु इज नॉट गिल्टी, तो वहां पे क्या करना है, फेवर द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को फेवर करो, जिसको पकड़ा गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो इनोसेंट हो, तो फायदा उसी को मिलना चाहिए। इन्हें इन क्रिमिनल लॉ if there is any doubt regarding the guilt of the accused they must be acquitted। मतलब क्रिमिनल लॉ में ये पॉसिबल होता है कि अगर कोई डाउट आपको हुआ एक्यूज्ड के ऊपर, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है,
जिसको मुजरिम करार दिया गया है, जिसको कोर्ट में लाया गया, जिसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन उसकी गिल्ट जो है, उसकी जो गलती है, उसने जो क्राइम किया है, उस पर आपको डाउट लग रहा है, वो क्लियर नहीं आ रहा पिक्चर आपके सामने, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? दे मस्ट बी एक्यूटेड, उसको छोड़ देना चाहिए, इन्हें एक्यूज्ड को ही फेवर करना चाहिए। नंबर 39, जस्ट सोली मीनिंग राइट ऑफ द सॉइल, यानी ये आपने सिटीजनशिप के में पढ़ा था कि जस्ट सोली का मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल, जमीन का हक। दैट मीन्स a person born in a country may automatically acquire citizenship based on just solely। अगर कोई बच्चा किसी कंट्री के अंदर पैदा हुआ तो उसको ये राइट बनता है, उसका ये राइट होता है, राइट ऑफ द सॉइल, जस्ट सोली, कि उस स्टेट की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई हस्बैंड वाइफ इंडिया से अमेरिका गए और अमेरिका के अंदर बच्चा पैदा हुआ, तो फिर उस बच्चे को ऑटोमेटिकली जस्ट सोली के तहत राइट ऑफ द सॉइल मिल जाता है, यानी उसको सिटीजनशिप का राइट मिल जाता है। इसी तरह नंबर 40 बीसी के साथ है जस्ट सेंगुइनीज। जस्ट सेंगुइनीज का मतलब होता है राइट ऑफ द ब्लड, यानी खून का रिश्ता। A child may acquire citizenship based on their parents' nationality under the principle of jus sanguinis, यानी एक बच्चे को सिटीजनशिप का राइट मिल जाता है अपने पेरेंट्स की नेशनलिटी के ऊपर, यानी अगर उसका बाप, उसकी माँ जो है किसी स्टेट की सिटीजन है, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली राइट ऑफ ब्लड मिल जाता है, यानी उसको ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स की वजह से सिटीजनशिप मिल जाती है। ये दो चीजें हमने सिटीजनशिप में पढ़ी थी। अच्छा, इन कैमरा, हालांकि ये रिसेंटली हमने पढ़ा, लीगल टर्म है। इन कैमरा जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन प्राइवेट प्रोसीडिंग्स, यानी जो प्राइवेट प्रोसीडिंग होती है, यानी सम कोर्ट्स हियरिंग स्पेशली इन फैमिली लॉ मैटर्स और हेल्ड इन कैमरा टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, कि कोर्ट जो है कुछ फैमिली मैटर उसको जो है जहां पर एक एक्यूज्ड या जो क्रिमिनल है उनकी आइडेंटिटी जो है सबको पता ना लगे, उनको उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कैमरा ट्रायल चलाया जाता है। अच्छा, नंबर 42, लेक्स स्पेलिस डेरोगेट लेगी जनरली। लेक्स स्पेलिस डेरोगेट लेगी जनरली मीनिंग a special law prevails over a general law, यानी दो लॉज होते हैं, एक होता है स्पेशल लॉ और दूसरा होता है जनरल लॉ, यानी स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करता है ओवर ए जनरल लॉ। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन ए स्पेशल लॉ एंड ए जनरल लॉ, तो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल होगा। एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए स्पेशल लॉ एंड ए जनरल वन, द स्पेसिफिक लॉ टेक्स प्रेसिडेंस। मिसाल के तौर पे हमारे इंडिया के अंदर एक तो जनरल लॉ है और दूसरा होता है स्पेशल लॉ, जिसको हम कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी हम एग्जांपल देंगे। तो हमारे यहाँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है, तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां पर स्पेशल लॉ ही प्रिवेल होगा। इसी तरह 43 में है पिक्यूनी नॉन ऑलिट। पिक्यूनी नॉन ऑलिट मीनिंग मनी डज नॉट स्टिंक, कि पैसे में कोई बदबू नहीं होती, पैसे में कोई खराबी नहीं होती। दैट मीन्स जो पैसा है वो किसी भी तरीके से आए उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो ठीक हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो खत्म नहीं होती। पैसा अगर गंदी नाली में भी गिर जाएगा तब भी उसका वैल्यू बराबर रहता है। ए पर्सन रिसीविंग ए ब्राइब मे आर्ग्यू दैट मनी इज लॉफुल इवन इफ इट सोर इज सस्पेक्ट, यानी कहते हैं कि अगर कोई बंदा ब्राइब लेता है, ए पर्सन रिसीविंग ए ब्राइब, रिश्वत लेता है, मे आर्ग्यू कर सकता है कि मनी इज लॉफुल, पैसे में तो कोई खराबी नहीं है, इवन इफ इट सोर्स इज सस्पेक्ट, जबकि इसका सोर्स जो है वो सस्पेक्ट होगा, यानी ये पैसा कहां से आया है उसके ऊपर डाउट होगा, पैसे के ऊपर डाउट नहीं होगा। ये देखा जाएगा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो पैसा ही है, लेकिन जो तरीका है पैसा कमाने का वो गलत होता है। इसी तरह 44 हमारा है सिक ओटीरी अट लियम नॉन लीडस, यूज योर प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट इट डज नॉट हार्म अदर्स। ये पीछे भी हमने पढ़ा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह यूज करो ताकि दूसरे को नुकसान ना हो। तो ए फैक्ट्री शुड नॉट ओमिट टॉक्सिक स्मोक दैट हार्म्स नेबरिंग प्रॉपर्टीज। एक फैक्ट्री अगर कहीं पे लगाई गई है तो दैट डजंट मीन कि वहां से कोई धुआं वगैरह निकलेगा, कोई ऐसी खतरनाक चीज निकलेगी जो नेबर उसको नुकसान पहुंचाएगी, तो दे कैन क्लेम, क्योंकि उनका भी अपना राइट है। इसी तरह ये समझ रहे हैं आप?
Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ओके। नंबर 45, फेट जस्टिया रूट सेलियम। फेट जस्टिया रूट सेलियम मीनिंग लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवन फॉल। लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवन फॉल, यानी जस्टिस को होने दो चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कोर्ट्स मस्ट एंश्योर जस्टिस इज डन इवन इफ लीड्स टू अनडिजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, कोर्ट को अपना डिसीजन लेना है, कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो जाए, अनडिजरेबल, चाहे उससे दंगा फसाद क्यों ना हो, लोग क्यों ना परेशान हो जाए, किसी का क्या हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कानून अंधा होता है, दैट मीन्स कि कानून ये नहीं देखता कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर हम जस्टिस कर रहे हैं, और जस्टिस करते टाइम उनको इन चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। फिर तो हर केस में यही होगा, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो जज ये सोचेगा कि भाई इसको मैं डेथ सेंटेंस दे रहा हूं, लेकिन इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी तो विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे तो यतीम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ये चीज सोचेगा तो फिर जस्टिस काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक केस के साथ साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते भी हैं। कभी लोग नाराज होते हैं, कभी कोई कम्युनिटी नाराज होती है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि लीगल मैक्सिमम है कि लेट जस्टिस बी डन though the heaven falls, यानी कोर्ट मस्ट एंश्योर जस्टिस इज डन इवन इफ लीड्स टू अनडिजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए जो जजेस होते हैं उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाती है, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा भी होता है कभी, क्योंकि ये काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो पार्टीज होती है, एक पार्टी आपसे नाराज हो जाती है, दूसरी पार्टी खुश हो जाती है। ओके, नंबर 46, नेमो टेनिटर सेस्पियम एक्यूरी मीनिंग नन इज बाउंड टू एक्यूज themselves, no one is bound to accuse themselves। यानी किसी को भी आप बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपने बारे में बोले कि वो गलत है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने बारे में गवाही दो, आप प्रूव करो कि यू आर गिल्टी। A person cannot be forced to testify against themselves in a criminal case। अगर कोई बंदा किसी क्रिमिनल केस में फंसा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद एक्सेप्ट करे कि उसने क्राइम किया है। अगर वो खुद कह रहा है तो ठीक, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप कबूल करो। जैसे पुलिस जो होती है, लाठी किसी को डंडे बरसाती है, टॉर्चर करती है, और टॉर्चर के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करता। कोर्ट के अंदर एक बंदे को पूरी आजादी दी जाती है, उसको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने आप को प्रूव करे, इनोसेंट साबित करे, न कि वो खुद कबूल करे कि उसने क्राइम किया है। फिर क्या फायदा है, फिर पुलिस और जुडिशरी में कोई फर्क नहीं होगा। पुलिस किसी को पकड़ के टॉर्चर करके उससे उगलवाएगी कुछ और फिर उसको मार देगी या सजा देगी, लेकिन कोर्ट जज ऐसा नहीं करता। कोर्ट के अंदर ये कानून है कि नो वन इज बाउंड टू एक्यूज देमसेल्व्स। नंबर 47, falsuness ombinus मीन्स फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। ये भी हमारा रिपीट हो गया है, यानी जो एक जगह गलत होगा वो हर जगह गलत माना जाएगा। ए विटनेस हु इज प्रूवन टू लाई ऑन वन फैक्ट कैन हैव देयर एंटायर टेस्टिमनी रिजेक्टेड। अगर कोई गवाह कहीं पर झूठ बोला हुआ पाया गया तो फिर उसकी सारी गवाही जो है, सारे जो उसके बयानात है वो गलत ही रिजेक्ट ही कहे जाएंगे। अच्छा, नंबर 48, नॉन कंपोजमेंटिस। नॉन कंपोजमेंटिस मीनिंग नॉट ऑफ साउंड माइंड। जो नॉट ऑफ साउंड माइंड मीन जो मेंटली फिट ना हो, जो मेंटली ओके ना हो, उसको बोलते हैं नॉन कंपोज मेंटीज। ए पर्सन हु इज नॉन कंपोज मेंटीज मे नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर देयर एक्शंस। जो बंदा मेंटली साउंड नहीं है उसको किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, यानी उसको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि यह जब वो सेंस में ही नहीं है, फिर अगर कोई गलत काम भी करेगा तो उसको कोई सजा नहीं हो सकती है। अच्छा, मेंसरिया फिल से आ गया, गिल्टी माइंड। यानी गिल्टी माइंड ए पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट विद इंटेंट मेंसरिया कैन बी चार्जेड विद क्रिमिनल थेफ्ट। अगर किसी बंदे ने जानबूझकर प्लान के साथ कोई चोरी की है तो फिर उसको क्रिमिनल थेफ्ट ही माना जाएगा। 49, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। Yes, sir. नंबर 50,
Causa meaning a person who is legally capable of managing their own affairs. कॉजा का मतलब होता है कि वो बंदा, उस इंसान को कहा जाता है जो लीगली कैपेबल हो मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स, यानी जिस जो कानूनी तौर से जो लीगली जो है कैपेबल होगा अपना काम करने के लिए। यानी यहां पे मेजर की बात हो रही, माइनर की बात नहीं। A minor is not causa because they can't enter into a contract on their own. जो माइनर होता है, नाबालिग होता है, वो जो है अपने कैपेबल नहीं होता है, लीगली वो कैपेबल नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए उसको क्यूजा बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, नॉस्टीरा sosis, meaning a word is known by the company it keeps. A word is known by the company it keeps. यानी इंटरप्रिटेशन कि वर्ड जो कोई लफ्ज हम यूज करते हैं उसमें यह देखा जाता है कि कहां पर इसको यूज किया गया है। इन इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टैचूज वर्ड्स आर गिवन मीनिंग बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट इन विच दे अपीयर। जब कोई एम्बिगुअस स्टैचू होगा, यानी कोई ऐसा वर्ड होगा जो हमें पूरी तरह से समझ ना आता हो लॉ की टर्मिनोलॉजी में, लेकिन वर्ड्स आर गिवन मीनिंग बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट, वो किस कंटेक्स्ट में बोला गया है, इन विच दे अपीयर, उसको उसी मायने में यूज किया जाता है। यानी मतलब कि अगर कोई वर्ड आप यूज कर रहे हैं कहीं स्टैचू के अंदर, कहीं लॉ के अंदर, तो आपको देखना है कि वो किस कंटेक्स्ट में आपने यूज किया है, उसी कंटेक्स्ट में उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अगर फॉर एग्जांपल लॉ में कोई टर्म आपको दिखी तो उसका आप लिटरल मीनिंग नहीं निकालेंगे, बल्कि आप उसका कंटेक्स्ट देखेंगे, वो किस कंटेक्स्ट में बोला गया, उसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, 52 न्यूलम क्राइमन साइन लेगी, न्यूलम क्राइमन साइन लीगी, नो क्राइम विदाउट लॉ, नो क्राइम विदाउट लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूलम क्राइमन साइन लीगी, नो क्राइम विदाउट लॉ। अगर आप कोई काम करते हो तो वो काम तब तक क्राइम नहीं बनता जब तक उसके लिए कोई कानून नहीं होगा। तो इट इज अ लॉ विच मेक्स एनीथिंग क्राइम। अदरवाइज जो भी हम काम करते हैं अगर उसमें कोई लॉ नहीं बना है तो हम वो क्राइम नहीं माना जाएगा। यानी लोगों की नजर में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में क्या होगा। ए पर्सन कांट बी पुनिश्ड फॉर एन एक्ट, एक इंसान को आप किसी भी काम के लिए तब तक सजा नहीं दे सकते हैं अनलेस इट इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन लॉ, जब तक कानून की नजर में वो क्राइम ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो है शराब पीना तो अलाउड है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून है कि लोग शराब पी सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब कहता है, इस्लाम कहता है कि शराब हराम है, किसी भी सिचुएशन में आप शराब नहीं पी सकते, तो आपको उसके लिए सजा दी जाएगी अगर इस्लामी कानून होगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून क्या है कि कोई भी इंसान शराब पी सकता है, तो दैट मीन्स आप एक शराबी को हिंदुस्तान के अंदर सजा नहीं दे सकते, क्योंकि शराब पीना कोई क्राइम नहीं है, या सिगरेट पीना कोई क्राइम नहीं है अनलेस कि पब्लिक प्लेस वगैरह पे हो। तो तब वही तो क्राइम वो तब बनता है जब उसके लिए कोई कानून होगा। जैसे आज इस्लाम रमजान का महीना चल रहा है, अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको सजा देंगे, लेकिन कानून यहां नहीं है कि उसको सजा दे। जबकि इस्लामिक कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पे इसके लिए कानून बना है कि अगर आप किसी इस्लामिक चीज को छोड़ते हैं, मिसाल के तौर तालिबान का कानून या और जगहों पे, तो वहां पे वो चीज क्राइम है। तो नो क्राइम विदाउट लॉ, जब तक लॉ नहीं बना है तब तक आपकी एक्टिविटी क्राइम नहीं हो सकती, भले ही वो लोगों की नजर में बुरी हो। नंबर 53 इप्सो फैक्टो यानी बाय द फैक्ट इटसेल्फ। बाय द फैक्ट इटसेल्फ मीन्स इफ ए पर्सन एंटर्स द कंट्री इलीगली, अगर कोई बंदा किसी कंट्री में इलीगली एंटर हो जाता है, दे आर इप्सो फैक्टो, यानी ये फैक्ट ही बताता है कि भाई, यानी बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि आपके काम करने से ही ये क्राइम बन जाता है। क्योंकि यहां पे आपको एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मैं आपकी कंट्री में आ गया, तो ये बेसिकली ये इप्सो फैक्टो इटसेल्फ होता है कि आपका काम करने का तरीका ही बताता है कि आप जो है आपने जो है गलत किया है। अच्छा, अल्ट्रा वायरस
मीनिंग बियॉन्ड द पावर्स। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, जो आपके पावर्स के बाहर हो। A company acting ultra virus is performing actions outside its legal powers। कि जो कंपनी होती है वो अपने जिनका वो जुरिडिक्शन होता है, उस जुरिडिक्शन से बाहर वो नहीं जा सकते, उनका अपना एक लिमिट होता है। इसी तरह कॉजा मोटिस, मीनिंग इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, यानी a gift made causa motus is given by someone who believes they are about to die। यानी कॉजा मोटिस दिया जाता है एक गिफ्ट उस सिचुएशन में जब हमें पता लगे कि ये बंदा जो है मरने वाला है। अच्छा, लेक्स पोस्ट्रिया डेरोगेट लीग प्रयो, मीनिंग द लॉ लेटर प्रिवेल इज द अर्लियर लॉ, द लॉ द लेटर लॉ रिपेल इज द अर्लियर लॉ। यानी जो कानून बना है, वो नया कानून जो बनता है वो पुराने कानून को जो है रिपेल करता है। यानी इफ ए न्यू लॉ कंट्राडिक्ट्स एन ओल्ड वन द न्यूअर लॉ टेक्स प्लेस। अगर पुराना कानून है और नया कानून भी बनाया हमने, लेकिन अगर उनमें कंट्राडिक्शन हो गया तो फिर नया कानून ही चलेगा। अच्छा, नेमो डेबिट, ये तो वैसे पढ़ा था हमें, नो वन शुड बी जज इन ओन केस, जज रेस्क्यू। हाँ, यानी नेमो डेबिट का मतलब होता है कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। ये ऑलरेडी हो गया है। अच्छा, 58 आप सुन रहे हैं आराम से? यस सर। अच्छा जी, ओके। फेडी डिफेंसर डिफेंडर ऑफ द फेथ, जो डिफेंडर ऑफ द फेथ होगा, यानी अ टाइटल हिस्टोरिकली गिवन टू इंग्लिश मोनार्क्स एज प्रोटेक्टर्स ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। ये जो फेडी डिफेंसर है, यानी फेथ का डिफेंडर, आप जिस मजहब के फॉलोवर हो उसके प्रोटेक्टर माने जाते हैं। कहते हैं ये असल में इंग्लिश मोनार्क्स को दिया जाता, जो इंग्लैंड के अंदर किंग हुआ करते थे, उनको ये टाइटल दिया जाता था कि वो क्रिश्चियन फेथ के डिफेंडर है, प्रोटेक्टर है। अच्छा, जस्ट एड रिम मीन्स राइट टू ए थिंग। राइट टू ए थिंग का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु हैज अ क्लेम टू ए प्रॉपर्टी मे हैव जुरिज्म इवन इफ दे डू नॉट करंटली पोजेस इट। यानी जो बंदा है, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है, उसको ये हक होता है, राइट टू ए थिंग, जस्ट ऑर्डियम होता है। यानी अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं है, लेकिन तब भी उसकी क्लेम बनती है। यानी जो हमने पढ़ा था ऑनरशिप और पोजेशन, जो ऑनर होता है, हालांकि उसके पास वो प्रॉपर्टी उस टाइम नहीं होती, वो किसी दूसरे की पोजीशन में होती है, लेकिन तब भी ऑनर के राइट्स खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि जस्ट ऑर्डरियम होता है, राइट टू ए थिंग, उसको क्लेम बनती है। अच्छा, कैविट लेक्टर, लेट द रीडर बीवेयर, ए वार्निंग दैट इंफॉर्मेशन और कंटेंट में बी मिसलीडिंग और अनरिलायबल। यानी एक वार्निंग इसको बोलते हैं कि वार्निंग दैट इंफॉर्मेशन और कंटेंट में बी मिसलीडिंग और अनरिलायबल, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने दी है जो दो दूसरे लोगों को मिसलीड कर रही है या जिसके ऊपर आपको भरोसा ना हो, उसको कैविट लेक्टर बोलते हैं। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ, यानी a case may be proceed in absentia if the defender is not present in the court। यानी इन एब्सेंस का मतलब होता है कि अगर डिफिडेंट अगर कोर्ट के अंदर वो मौजूद नहीं भी है, तब भी उसके ऊपर जो है तब भी प्रोसीडिंग चल सकती है। अच्छा, नॉन एस्ट फैक्टम, इट इज नॉट हिज डीड, इट इज नॉट हिज डीड, ए पर्सन मे क्लेम नॉन नेस्ट इफ दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस इंटरप्रिटेशन। हाँ, अगर किसी बंदे ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया, लेकिन उसको जो है अंडर मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, उसको नहीं बोला गया कि इसमें क्या बात है, और इस सिचुएशन में उसने साइन किया, तो वो क्लेम कर सकता है कि ये उसका सिग्नेचर नहीं है, ये उसकी डीड नहीं है। यानी वो क्लेम कर सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास जो है इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मुझे सही बात नहीं बोली गई, मुझे सच्चाई नहीं बोली गई और मैंने सिग्नेचर किया था। अच्छा, ठीक है। लास्ट वन इज इन डिबो प्रो रियो, व्हेन इन डाउट फेवर द एक्यूज्ड। यानी ये सेम में भी आया, अ कोर्ट मस्ट एक्यूट अ डिफेंडेंट इफ देयर इज अ रीजनेबल डाउट अबाउट योर गिल्ट। अगर कोई क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है, और उसके ऊपर आपको डाउट लग रहा है, तो आपको उसको फेवर करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने आज काफी है, इनको आप थोड़ा रिपीट कर ले एक दो बार।
मैं इसकी आप जो है पीडीएफ भी भेज दूंगा, क्योंकि